जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, कोऑर्डिनेट सिस्टम के लेक्चर 2 में आप लोगों का स्वागत है और हम लोग आज के लेक्चर में सेक्शन फॉर्मूला का एक्सटर्नल डिवीजन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की एक ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट वी गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर वीडियो लेक्चर्स फॉर यू बाय व्हिच यू कैन क्लियर योर एनडीए केसेट एंड यूपी पीजीटी टीजीटी एग्जाम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट डिवाइडिंग 2,3, 7,9 एक्सटर्नली इन द रेशियो 2/3। देखिए, एक तो एक्सटर्नली है और दूसरा जो दो पॉइंट दिए हुए, एक पॉइंट ए है 2,3, एक पॉइंट बी है 7,9। अब आप ध्यान से देखो कि 2,3 की साइड का जो रेशियो है वो 2 है और बी पॉइंट से 3 है, तो इसका मतलब आपका जो पी पॉइंट है वो इस साइड होगा x, y। तो आप कह सकते हैं कि ये 2 है और ये कंप्लीट आपका 3 है। अब आपको यूजुअली पता है, जैसे ही आप माइनस साइन की बात करते हैं तो 2 की मल्टीप्लाई इस तरफ होगी, 3 की मल्टीप्लाई अपने इसी कोऑर्डिनेट के साथ होगी और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। तो P पॉइंट इट मींस x, y विल बी इक्वल टू 2 into 7 minus 2 into 3 upon 2 minus 3 and 2 into 9 minus 3 into 3 अपॉन 2 माइनस 3। कैलकुलेट करते हैं। 7 टू जा 14 माइनस 6 अपॉन माइनस 1, 9 टू जा 18 माइनस 9 अपॉन माइनस 1। 14 माइनस 6 8 होता है तो माइनस 8, 18 माइनस 9 9 होता है तो माइनस 9। ये आपका पॉइंट आ गया P, ये आपके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ गए। तो दोस्तों, एक्सटर्नल के केस में कैसे सोल्व करना होता है वो आपने देख लिया है। इस रेशियो से जो पॉइंट आपका दूर था उसके साथ में आप मल्टीप्लाई करोगे, जो इस रेशियो के पास में था उसके साथ आप 2,3 की मल्टीप्लाई करोगे और 2 माइनस छोटा रेशियो माइनस बड़ा रेशियो आप यहां पे कर रहे हो, मतलब जो पॉइंट P के नजदीक आ रहा है दैट माइनस अदर वाला। चलिए इसी के साथ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नोट द क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जो ट्रायंगल से रिलेटेड होते हैं, जैसे सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर। ये पांचों पॉइंट अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और बेसिकली सेंट्रोइड से रिलेटेड क्वेश्चन ही एनडीए में पूछा जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, बाकी सबके बारे में इतनी डिटेल में मैं बात नहीं करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेंट्रोइड से। सेंट्रोइड बेसिकली क्या होता है कि आपके पास अगर एक कोई ट्रायंगल है, लेट्स से ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसिस आपको दिए हुए, पॉइंट ए भी आपको दिया है, पॉइंट बी भी आपको दिया है और पॉइंट सी भी आपको दिया है। ये आपके पास कोई ट्रायंगल था और इस ट्रायंगल का पॉइंट ए है x1, y1, पॉइंट बी है x2, y2 और पॉइंट सी है x3, y3। आपने पॉइंट ए से पॉइंट साइड BC को जो डिवाइड कर सके मीडियन एक ड्रॉ करी, पॉइंट बी से साइड AC पर भी आपने क्या ड्रॉ करी, एक मीडियन ड्रॉ करी, लेट्स से BE है ना, और C से भी आपने एक मीडियन ड्रॉ करी। तीनों मीडियंस आपस में एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करते हैं, लेट्स से उस पॉइंट को हम G नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पे तीन चार चीजें अच्छी बातें हैं। D पॉइंट BC को इक्वल पार्ट्स में, E पॉइंट AC को और F पॉइंट AB को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट G जो है आपका, पॉइंट G कहलाता है सेंट्रोइड, ठीक है। और पॉइंट G की खूबसूरत बात क्या होती है, AG रेशो GD एंड BG रेशो GE एंड CG रेशो GF, ये 2:1 होते हैं। इसका मतलब ये रेशो ये 2:1 होता है, ठीक है। दूसरी बात, पॉइंट G के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। एक चीज और, पॉइंट G जो है वो ट्रायंगल ABC का सेंट्रोइड है और पॉइंट G ही अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दे DEF, इट मींस मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC और AC को ज्वाइन करें और उसका सेंट्रोइड अगर आप निकालते हैं तो उसका सेंट्रोइड भी यही होता है। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल DEF and
एंड ट्रायंगल एबीसी इज सेम। ये बेसिकली 3 प्रॉपर्टी होती है जो आपको सेंट्रोइड के केस में हमेशा याद रखनी चाहिए। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं करके, ताकि आपको बेसिक आइडिया अच्छे से लग जाए। क्वेश्चन क्या है? फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल्स, फाइंड मिड पॉइंट्स, लिख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन है फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, of sides of triangle if the vertices are given by 0, 0, 2, 3 and 4, 0, and also find the coordinates ऑफ पॉइंट G। तो बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है? एक ट्रायंगल ABC है, उसमें पॉइंट A के कोऑर्डिनेट 0, 0, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट 2, 3 और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट 4, 0 है। तो आपको पहले तो ये मिड पॉइंट्स निकालने हैं। लेट्स से ये मिड पॉइंट D, ये E, ये F है ना। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। पॉइंट डी किसके इक्वल हो जाएगा? 2 + 4/2, 3 + 0/2, 2 4 6, 6/2 इट मींस 3, 3/2। पॉइंट ई निकालूं, यानी कि इन दोनों का मिड पॉइंट 4 + 0/2, 0 + 0/2, 4 + 0 इट मींस 2 एंड 0 + 0 इट मींस 0/2। पॉइंट F कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूं तो 2 + 0/2, 3 + 0/2, 2/2 1 होता है और ये आपको मिल गया 3/2। तो दोस्तों आपने D, E, F इट मींस मिड पॉइंट तीनों साइड्स के फाइंड आउट कर लिए। अब इन तीनों मिड पॉइंट्स का जो सेंट्रोइड होगा, इन तीनों मिड पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होगा और ट्रायंगल ABC का जो सेंट्रोइड होगा वो सेम होगा। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC निकालते हैं। 0 + 2 + 4, 3 एंड 0 + 3 + 0/3। 4 + 2 6, 6/3 2 हो गया, 3/3 1 हो गया। तो आपको मिला 2, 1। ठीक है। अब अगर आप लोग DEF के लिए सेंट्रोइड निकाले तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? DF के लिए 3 + 2 + 1/3, 3/2 + 0 + 3/2, 3। 3 + 2 5, 1 + 6/3 it means 2 and 3/2 3, 3/3 it means 1। तो दोनों ही केसेस में, ट्रायंगल ABC के केस में और ट्रायंगल DEF के केस में सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट सेम निकल के आए। तो इससे बात मैं प्रूव तो नहीं कह सकता, बट ये कह सकता हूं कि हाँ आप लोग ये आइडिया लगा सकते हो कि ये दोनों सेम ही होंगे। चलिए इसके बाद बात करते हैं ऑर्थो सेंटर। इन सेंटर की बात पहले कर लेते हैं, है ना। इसको मैं क्लीन कर रहा हूं। तो इन सेंटर को समझने के लिए बेसिकली इन सेंटर के बारे में आपको याद होगा कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल पे की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करने वाला सर्कल का सेंटर इन सेंटर कहलाता है। ये आपको याद होगा। तो टॉपिक है आपका इन सेंटर। बेसिकली आपके पास क्या है? ट्रायंगल ABC था। आपने पॉइंट A, एक पॉइंट एंगल है, एक एंगल B है, एक एंगल C है। आपने एंगल A का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एंगल B का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया और एंगल C का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तीनों एंगल बाइसेक्टर्स ने, इट मींस AD, BE और CF ने एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट किया। तो पॉइंट जो है आपका वो इन सेंटर कहलाता है। उसको आप I से डिनोट करते हैं। और अच्छी बात क्या है कि यहां पे अगर आप I को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल
तीनों साइड्स को टच करते हुए जाता है। नोट ऑब्वियसली डी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है, ई पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है, या एफ पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है, किन्हीं तीन पॉइंट पे टच कर रहा है। ये डी पॉइंट और जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वो सेम नहीं है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। अब आई पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं? ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की साइड बी, सी के सामने की साइड सी। लेट्स से पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट x3, y3 है। तो इन सेंटर आई के कोऑर्डिनेट इक्वल टू हो जाते हैं ax1 प्लस a के सामने वाला ax1, b के सामने वाला bx2, c के सामने वाला cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। अब y के लिए भी सेम ही चीज है, बेसिकली a के सामने वाला, b के सामने वाला, c के सामने वाला। तो a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। इन तीनों को आपने इस तरीके से ऐसे लिख दिया। तो ये आपके सेंट्रोइड आई के इन सेंटर आई के कोऑर्डिनेट्स हो गए। दोस्तों इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ट्रायंगल में नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? वो होता है ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या होता है? आपने पॉइंट ए से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वर्टेक्स बी से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और वर्टेक्स सी से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तीनों परपेंडिकुलर्स एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करते हैं, उस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं एच से। तो एच आपका हो जाता है ऑर्थोसेंटर। इट मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स फ्रॉम ए, बी एंड सी इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। अब ऑर्थोसेंटर में बेसिकली इस तरीके से मैं कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली लिख सकता हूं कि अगर ये पॉइंट x1, y1 है, ये पॉइंट x2, y2 है, और ये पॉइंट x3, y3 है। तो ऑर्थोसेंटर क्या होता है? ऑर्थोसेंटर के कोऑर्डिनेट्स इसके इक्वल हो जाएगा x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c डिवाइड बाई tan a प्लस tan b प्लस tan c, कोमा y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c डिवाइड बाई tan a प्लस tan b प्लस tan c। दोस्तों इस फॉर्मूले का यूज करके ऑर्थोसेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने को आपसे कोई भी नहीं पूछने वाला। वो किससे पूछेगा ये अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑर्थोसेंटर से आ सकता है। देखिए अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें ऑर्थोसेंटर के कोऑर्डिनेट आप डायरेक्टली बता सकते हो। कैसे? लेट्स से ये आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ABC, ये 90 डिग्री है। पॉइंट A से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पॉइंट C से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और पॉइंट B से भी सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तीनों पॉइंट ने एक दूसरे, तीनों लाइंस ने एक दूसरे को कहां पे कट किया? पॉइंट B पे। तो पॉइंट B ही आपका ऑर्थोसेंटर हो जाता है। पॉइंट बी क्या होता है? हो जाता है आपका ऑर्थोसेंटर हो जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ऑर्थोसेंटर के कोऑर्डिनेट और 90 डिग्री वाले एंगल वाला जो वर्टेक्स है हमारा, उसके कोऑर्डिनेट सेम ही होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की सरकमसेंटर। सरकमसेंटर बेसिकली क्या होता है और उससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सरकमसेंटर की बात करते हैं। सरकमसेंटर अगर आपके पास एक ट्रायंगल ABC है, आपने वर्टेक्स का यूज नहीं करना है। सरकमसेंटर के केस में वर्टेक्स का यूज नहीं करना है। आपने BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, मतलब जो परपेंडिकुलर भी हो और जो बाइसेक्ट भी करे।
AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ किया। लेट्स से दिस इज पॉइंट D, दिस इज पॉइंट E, दिस इज पॉइंट F। अब इन तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, कहलाता है हमारा सर्कमसेंटर, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमसेंटर। और इसका यूज क्या होता है? O पॉइंट से A की डिस्टेंस, O पॉइंट से B की डिस्टेंस और O पॉइंट से C की डिस्टेंस इक्वल होती है। और अगर O पॉइंट को सेंटर मान के आप एक सर्कल ड्रॉ करें तो सर्कल इन तीनों वर्टाइसिस से पास होता हुआ जाता है। ये हमारी अच्छी बात होती है इसके केस में। इससे ज्यादा हम क्या सीख सकते हैं इसमें? इससे ज्यादा इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, बट कोऑर्डिनेट का बेसिकली कुछ यूज है नहीं, आप लोगों को लर्न भी नहीं रखना है, ऑब्वियसली उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कहां से आएगा मैं वो बताता हूं। आपको ये पता है कि सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री का होता है, तो अगर ये 90 डिग्री है एंगल, तो इसका मतलब आप A और C को डायमीटर के एंड पॉइंट मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। और इस जो हमारा डायमीटर है, डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है? सर्कम का, सर्कमसेंटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट ही आपका क्या होता है? सर्कमसेंटर। ये आपने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मुझे क्या करना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर मेरे पास है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर मेरे पास कोई A, B और C है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर एंड इनसेंटर, ये चारों पॉइंट्स कोइंसाइड करते हैं। ये चारों पॉइंट्स क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं। इसका मतलब एक ही पॉइंट से इन चारों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब उसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, अगर सपोज करो आपसे सर्कमसेंटर निकालने के लिए बोल दिया गया, इनसेंटर निकालने के लिए बोल दिया गया किसी भी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि क्या आपका दिया हुआ ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर दिया हुआ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऐसा कैसे चेक कर सकते हैं? अगर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर आपके ये दोनों ट्रायंगल निकल जाते हैं, जो कि डेफिनेटली निकलेंगे, अगर ये ट्रायंगल आपके सामने आ जाता है तो आप सिर्फ सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए, सारे के सारे मिल गए। इधर ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर का आपको पता होता है, बाकी इन सेंटर वगैरह का बेसिकली ऐसे नहीं पूछा जाता। इन सेंटर की लेंथ मतलब इन सर्कल की रेडियस आपसे पूछी जा सकती है, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? नहीं, क्वेश्चन बेसिकली रहने देते हैं, आगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ होगा मैं करा दूंगा। अब बात करते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आपके लिए जो बेसिक जानना जरूरी था, एक्चुअली एनडीए मेन से क्वेश्चन मुझे लगता है कि 2 बार ही पूछा गया, वो भी ओल्ड टाइम पे, अभी नहीं रिसेंटली, बट आपको बेसिकली पता होना चाहिए था कि कैसे यूज करना है। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल की। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, A whose coordinates are x1, y1, B whose coordinates are x2, y2 and C whose coordinates are x3, y3, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC will be equal to 1/2 modulus of determinant of x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। या तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं, या 1/2 मॉडुलस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x1, y1, x2, y2 प्लस x2, y2, x3, y3 प्लस x3, y3, x1, y1। इन दोनों डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके उसकी हेल्प से एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है।
मैं डिटरमिनेंट की हेल्प से ही एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं बेसिकली, क्योंकि विदाउट एनी मिस्टेक हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मॉडुलस का साइन का यूज हमने इसलिए किया है यहाँ पे, क्योंकि एरिया अगर आपका डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने के बाद आपकी वैल्यू निगेटिव आती है तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपको कभी भी एरिया ऑफ द ट्रायंगल किस यूनिट्स में दिया हुआ होगा, लेट्स से कि यूनिट्स 50 यूनिट्स है या 30 यूनिट्स है, तो ध्यान रखिए मॉडुलस को हटने की वजह से जब आप ओपन मॉडुलस हटाएंगे तो इस तरह प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, नोट्स में ध्यान से लिख लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी क्या होती है? अगर कुछ पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि सब के सब पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। तो बेसिकली कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी 3 पॉइंट्स के लिए हम देखने वाले। अगर आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो वो तीनों पॉइंट्स को आप कैसे बोलेंगे कि वो कोलिनियर है? ठीक है, आपके पास एक पॉइंट है लेट्स से x1, y1, दूसरा पॉइंट है आपके पास x2, y2, और तीसरा पॉइंट है आपके पास x3, y3। अब दोस्तों ये सोचिए कि अगर मैं बोलूं आपको कि हमारे पास ट्रायंगल ए, बी और सी है, बी पॉइंट को एक सेकंड के लिए यहां पे मानते हैं, तो ट्रायंगल का कुछ एरिया आएगा। बट जब बी पॉइंट आप इसी लाइन पे ले आएंगे तो उस केस में जो ट्रायंगल का एरिया है हमारा वो क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, अगर इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया मैं 0 के इक्वल पुट कर दूं तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी आ जाएगी ना। कोलिनियरिटी तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए। इसका मतलब तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या करना है हमें? 0। एरिया का फॉर्मूला होता था 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। दोस्तों जब आप 1/2 को सेट लेके जाएंगे वो भी 0 रहेगा और मॉडुलस हटाएंगे तो वो भी 0 रहेगा। तो फाइनल कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी आपकी होगी x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी होगी। तो चलिए अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड के, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आपने अगर नोट्स अभी तक नहीं लिख रहे हो तो बेटा नोट्स लिख लो, नोट्स लिखने बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर ही दोगे, वो आपको याद नहीं रह पाएगा। तो क्वेश्चन है आपका फाइंड के फॉर विच k + 1 2 - k 1 - k, -k एंड 2 + k, 3 - k। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो ऑब्वियस सी बात है कि इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। तो कंडीशन लगा देते हैं k + 1 2 - k 1, 1 - k -k 1, 2 + k 3 - k 1। दोस्तों अगर आपको अभी तक डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना नहीं आता या डिटरमिनेंट से रिलेटेड आपको कोई भी इशू है तो डिटरमिनेंट की प्लेलिस्ट आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें मैंने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़ाया हुआ है। आप वहां से सारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं जो एनडीए लेवल के हैं और क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए यूजुअली अपने को क्या करना होता है? 3 जीरो बनानी होती है। तो अगर मैं इसमें R2 चेंज टू R2 - R1 एंड R3 चेंज टू R3 - R1 का यूज करूं तो क्या मिलेगा? फर्स्ट रो सेम एज 1 - 1 0 -k -2 + k, तो -2 मिला। 1 - k -k -1 -2k मिला। 2 + k -k -1 1 मिला। 3 - k -2 + k 1 मिला। 1 - 1 0 मिला इज इक्वल टू 0। एक्सपेंड किया
कौन सी रो के रेस्पेक्ट में, R1 के रेस्पेक्ट में, C3 के रेस्पेक्ट में, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई -2k इंटू 1 प्लस 2k इज इक्वल टू 0, फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ k इज 1। तो दोस्तों इसके तरीके से आप लोग कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी लगा के किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो क्वेश्चन में पूछी गई है आसानी से निकाल सकते हैं। इसी टॉपिक के बेस पे हम अगले लेक्चर में भी क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग सारे जो आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपके रिलेटिव में, आपके नेबर्स में कोई IIT JEM या नेट की तैयारी कर रहा है, उसको ग्रुप स्टडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन दे कैन वॉच द वीडियोस फ्रॉम कंचन मित्तल मैम। इट इज अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। जय हिंद, जय भारत।